हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज मैं हाई स्कूल हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की कक्षा लेकर आया हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व आप समझते हैं कि रस, छंद और अलंकार, ये तीन काव्य सौंदर्य के तत्व हुआ करते हैं। तो हम रस, छंद, अलंकार का अध्ययन करेंगे क्योंकि ये 6 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 6 नंबर का, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। और हाँ, काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे कि पाठ्यक्रम या आपके कोर्स से कुछ चीज़ें बाहर कर दी गई हैं। आपके लिए खुशखबरी है ये कि 30% कोर्स कम हो गया है आपका। 30% बहुत बड़ी राहत है आपके लिए। तो क्या क्या काटा गया है आपके कोर्स से, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा है जिसमें मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपको समझाया है, तो उसमें तब काटा नहीं गया था जब मैंने आपको पाठ्यक्रम समझाया था। अब 30% कम हो गया है। देखिए क्या क्या कटा है। सबसे पहले आप गद्य में देखें। गद्य में क्या लिखूं नाम का पाठ था, जिसे लिखा था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, ये पाठ काट दिया गया है। दूसरा पाठ जो कटा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी पाठ काट दिया गया। और तीसरा पाठ जो गद्य में काटा गया है वो है पानी में चंदा चांद पर आदमी, जो कि जयप्रकाश भारती जी का लेख था और आपके गद्य भाग का आखिरी पाठ था जो पानी में चंदा चांद पर आदमी, ये भी काट दिया गया है। तो गद्य से 3 पाठ काटे गए। क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और पानी में चंदा चांद पर आदमी, 3 पाठ काट दिए गए। आइए काव्य में देखते हैं क्या क्या काटा गया। श्री सुमित्रानंदन पंत जी एक बहुत अच्छे कवि हैं जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। उन्होंने एक कविता लिखी थी जो आपके पाठ्यक्रम में है, चंद्रलोक में प्रथम बार। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में है लेकिन पाठ्यक्रम से निकाल दी गई है। चंद्रलोक में प्रथम बार निकाल दी गई। और एक और कविता चींटी जो कि लिखी है पंत जी ने, वो आपको पढ़ना है। मतलब पंत जी ने 2 कविताएं लिखी हैं, चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चींटी तो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके कोर्स में है, और ये चंद्रलोक में प्रथम बार ये निकाल दी गई है। दूसरा देखिए, महादेवी वर्मा जी हैं जिनकी वर्षा सुंदरी नाम की कविता निकाल दी गई और हिमालय से नाम की कविता है। तीसरे कवि हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी 2 कविताएं हैं, एक पुष्प की अभिलाषा और एक जवानी। तो जवानी निकाल दी गई है। केदारनाथ सिंह हैं, इनकी कविता है नदी, एक लंबी कविता है नदी, नदी भी निकाल दी गई है। और अशोक वाजपेयी जी की ईवा जंगल, ये कविता है ईवा जंगल, ये पाठ्यक्रम से निकाल दी गई है इस साल के लिए, क्योंकि 30% कोर्स कम कर दिया है बोर्ड ने आपके लिए। चूँकि महामारी चल रही है कोरोना, उसमें आप ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको राहत दी गई है। अब देखें, गद्य देख लिया आपने, काव्य देख लिया। अब तीसरा खंड देखिए, संस्कृत। संस्कृत में 2 पाठ कम हुए हैं। एक केन किम वर्धते, ये पाठ है जो कि 7वां पाठ था, ये निकाल दिया गया। और दूसरा अन्योक्त विलासः, अन्योक्त विलासः, ये बच्चों आपके संस्कृत खंड का दूसरा पाठ था, अन्योक्त विलासः। तो अन्योक्त विलासः निकाल दिया गया और आपको बड़ी राहत होगी क्योंकि अन्योक्त विलासः बड़ा कठिन था, उसमें सूक्तियाँ थीं, कठिन कठिन श्लोक दिए गए थे। तो 2 पाठ संस्कृत से निकाले गए, केन किम वर्धते और अन्योक्त विलासः। अब देखिए व्याकरण से क्या क्या निकाला गया। एक तो समास निकाला गया। समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि, ये दोनों समास आउट कर दिए गए। आपको 4 समास पहले पढ़ने थे कि द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो 4 में से 2 समास निकाल दिए गए, बहुत आसान हो गया। नंबर 2 देखिए, संधि। संधियों में यण संधि और वृद्धि संधि, 2 संधियां आपको पढ़नी थी। 2 में से वृद्धि संधि आउट कर दी गई है, यण संधि सिर्फ आपको पढ़नी है। आगे देखिए, रूप में संज्ञा और सर्वनाम 2 रूप थे, तो सर्वनाम रूप तद और युष्मद दोनों निकाल दिए गए। आपको सिर्फ संज्ञा रूप पढ़ने हैं 4। और धातु रूप देखिए आपको 4 पढ़ने थे, जिसमें से 2 निकाल दिए गए, दृश्य और पच। तो ये रहा आपका 30% कम का पाठ्यक्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे अध्ययन का विषय है काव्य सौंदर्य के तत्व। हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि ये 6 नंबर का पूछा जाता है। काव्य सौंदर्य के तत्व 6 नंबर का पूछा जाता है। और एक बार मैं और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें
जो रस छंद अलंकार होते हैं इसमें कोई नंबर कटता नहीं, आपका कोई नंबर नहीं कटता। बस आपको करना क्या है कि परिभाषा और उदाहरण सही सही लिख देना है, बस आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। तो आइए काव्य सौंदर्य के तत्व में हम देखते हैं। नंबर 1 रस, नंबर 2 छंद और नंबर 3 अलंकार। ये चीजें हैं रस, छंद, अलंकार, ये काव्य सौंदर्य के तत्व कहलाते हैं। तो 2 नंबर का रस पूछा जाएगा, 2 नंबर का छंद पूछा जाएगा और 2 नंबर का अलंकार। ये 2-2 नंबर के आएंगे, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आएंगे। और आएगा क्या कि रस की परिभाषा और उसका उदाहरण और साथ साथ स्पष्टीकरण, आपको स्पष्टीकरण भी देना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं रस। सबसे पहले रस की शुरुआत करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए रस। रस, अब रस की परिभाषा क्या है? बहुत आसान परिभाषा है रस की कि किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। लिख लीजिए, किसी कविता को पढ़ने या नाटक देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी भी कविता को पढ़कर जो आपको आनंद आया, जो मज़ा आया, वही रस होता है। किसी नाटक को, किसी फिल्म को देख करके जो आपको आनंद आता है वही रस होता है। अब आप रस के मुख्य 9 प्रकार हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं, रस 9 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, बा का पेट चिरेगा, अद्भुत और शांत। ये 9 होते हैं, गिन लीजिए। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। 3, 6, 9, ठीक है। ये आपके 9 रस हैं। समझ गए बात को? तो किसी कविता को पढ़ने या नाटक को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। और रस के मुख्य 9 भेद हैं। वैसे कुल 11 प्रकार के रस होते हैं, लेकिन जब कभी ये पूछा जाए कि रस कितने हैं तो आप कहोगे 9 रस हैं, 9 रस। अब देखिए, आपके कोर्स में सिर्फ 2 रस हैं। देखिए बोर्ड ने कितना आपको रिलैक्सेशन दिया है, सिर्फ 2 रस पढ़ने हैं, 2 रस। कौन कौन से? खुश हो जाइए आप कि एक तो आपको पढ़ना है हास्य रस और एक पढ़ना है करुण रस, बस। बाकी छोड़ दीजिए इंटरमीडिएट के लिए, कक्षा 11-12 के लिए अगले साल सिर्फ आपको 2 रस पढ़ने हैं, हास्य रस, करुण रस। अब आइए नंबर 1 डाल दीजिए हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस। बच्चों रस बहुत आसान है। मान लीजिए किसी कविता में आपने नायक और नायिका के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन पढ़ा तो श्रृंगार रस। किसी कविता को पढ़कर आपको हंसी आई, हास्य रस। किसी कविता को पढ़ने के बाद आपके हृदय में उत्साह का भाव जगा तो वीर रस। किसी कविता को पढ़ने से आपके अंदर क्रोध आ गया तो रौद्र रस। या उस कविता में इन चीज़ों का वर्णन हो, मान लीजिए कोई ऐसी कविता आपने पढ़ी जिसमें क्रोध का वर्णन हो तो रौद्र रस। किसी कविता में आपने मानसिक शांति का वर्णन पढ़ लिया तो शांत रस। और किसी कविता में भय का वर्णन किया गया, भयानक रस। किसी कविता में कटे फटे मानव के अंग, खून मांस आदि घृणित वस्तुएं पड़ी हैं तो बीभत्स रस। और कोई आश्चर्यजनक, कोई वंडरफुल चीज़ आपने देख ली तो अद्भुत रस। बहुत आसान है।
तो जहाँ हंसी आवे वहाँ हास्य रस, जहाँ वीरता की बात हो वहाँ वीर रस, जहाँ क्रोध आवे वहाँ रौद्र रस, जहाँ प्रेम का वर्णन हो वहाँ श्रृंगार रस, जहाँ दुख की बात हो करुण रस, ये रस है। अब आप आइए नंबर 1 हास्य रस। परिभाषा लिखते हैं, कविता में जहाँ किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा या क्रियाकलाप से हंसी उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है। यह है आपकी परिभाषा हास्य रस की। हास्य रस की क्या परिभाषा लिखी है आपने कि कविता में जहाँ किसी की विचित्र आकृति, वेशभूषा या क्रियाकलाप से हंसी उत्पन्न हो वहाँ हास्य रस होता है। बस ये आपने परिभाषा लिख दी। जैसे उदाहरण देखिए, कैसे उदाहरण, अब आपको कविता में उदाहरण देना पड़ेगा। ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी कि हंसी आ रही है, नहीं। कविता में उदाहरण देखिए, शीश पर गंगा हंसाएं, भोजनी भुजंगा हंसाएं बिंदी, शीश पर गंगा हंसाएं, भोजनी भुजंगा हंसाएं। दूसरी लाइन, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये है लाइन, कविता की लाइन है ये, पद्माकर जी की कविता है कि शीश पर गंगा हंसाएं। ये शीश है, लेकिन चूंकि कविता में ऐसे ही सड़क वाले सा का प्रयोग किया गया है, दंत सा का प्रयोग किया गया है, इसलिए शीश पर गंगा हंसाएं, भुजन भुजंगा हंसाएं, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। भगवान शंकर के विवाह का वर्णन है कि जब कोई विवाह करने के लिए दूल्हा जाता है तो वो अच्छे अच्छे कपड़े, शेरवानी और कोट पैंट और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपनी बारात में जाता है। लेकिन शंकर जी कैसे नंगे गए थे, नंगे, तो भाई नंगे दूल्हे को जो देखेगा तो हंसी होगी। तो यहाँ देखिए, शीश पर गंगा हंसाएं, सब तो हंसी रहे थे। सिर पर शंकर जी के गंगा जी रहती हैं, वो भी हंस रही थीं। भोजन भुजंगा हंसाएं, भुजाओं और कंधे पर सांप, भुजंग माने सांप थे, वो भी हंस रहे थे। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, नंगे दूल्हे के विवाह में हंसी का दंगा हो रहा था। तो यहाँ हास्य रस है। ये उदाहरण नंबर 1 हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक और उदाहरण हम लिखते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो उदाहरण आप तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। ये चीज़ें आपकी ज़बान पर होनी चाहिए। दूसरा उदाहरण हास्य रस का, एक चौपाई लिखता हूँ। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो देसी तेहि न बिलोकी भूली। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशा हर गन मुस्काही। ये है चौपाई।
चौपाई आप देखें कि जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस त्यहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। यहाँ भी हास्य रस है। कैसे? अब आप देखें कि एक स्पष्टीकरण भी हेडिंग होती है, स्पष्टीकरण। हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि इसमें हास्य रस कैसे है। अब देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया था। रामायण की कथा के अनुसार नारद जी को मोह उत्पन्न हो गया था, तो उन्होंने जाके भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि मुझे अपनी तरह स्मार्ट बना दीजिए, मिस्टर वर्ड बना दीजिए। तो विष्णु जी समझ गए कि इनके मन में माया का संचार हो गया है। उन्होंने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया था, बंदर का रूप दे दिया था। और एक राजा के पुत्री का स्वयंवर था, तो नारद जी उस पुत्री की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। हाँ, वो भगवान विष्णु की माया थी, वो पुत्री स्वयं लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन नारद जी उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और वो सोचने लगे कि अगर इससे मेरा विवाह हो जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तो नारद जी भगवान विष्णु से वरदान मांगने गए, उन्होंने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। तो नारद जी उस सभा में गए, राजसभा में, जहाँ देश विदेश के राजा लोग बैठे थे, और वहाँ पर नारद जी भी अपनी कुर्सी लेकर सामने बैठ गए। और वहाँ सामने कुर्सी लेकर बैठे, जहाँ से राजकुमारी माला लेकर चलती तो सबसे पहले उसकी दृष्टि नारद जी पर पड़ती। नारद जी ने वहीं अपना आसन जमाया कि सबसे पहले मुझे देखे, मैं बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट हूँ, और मेरे ही गले में आके माला डाल दे, मेरा विवाह हो जाए। और उसे नारद जी को यह ना पता था मैं बंदर की तरह दिख रहा हूँ। तो जेहि दिस बैठे नारद फूली, नारद जी जिस दिशा में फूले फूले बैठे थे, सो दिस त्यहि न बिलो की भूली। उसने देखा राजकुमारी ने कि सामने तो बंदर बैठा है, तो उसने भूल कर भी उस दिशा में नहीं देखा, अलग मुड़ गई। नारद जी ने सोचा मुझे नहीं देखा है, तो वो कुर्सी उठाकर वहाँ पहुँच गए जहाँ से वो सीधी हो रही थी। इस तरह जिधर वो मुड़ती उसके सामने नारद जी कुर्सी लेकर नाच रहे होंगे, ऐसा अनुमान है। तब कवि लिखता है कि पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, बार बार मुनि व्याकुल हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। देख दशा हर गन मुस्काही, वहाँ शंकर जी के गण भी बैठे थे, वो नारद जी के इस दृश्य को देखकर हंस रहे हैं। तो इस तरह यहाँ हंसी का वर्णन किया गया है, इसलिए हास्य रस है। अब आप स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे कि यहाँ पर नारद मुनि की विचित्र अवस्था से लोगों को हंसी उत्पन्न हो रही है या हंसी आ रही है, लोगों को हंसी आ रही है, इसलिए यहाँ हास्य रस है। ये हो गया आपका हास्य रस। ऐसे आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। उतार लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने एक रस पढ़ लिया हास्य रस, अब दूसरा रस पढ़ते हैं करुण रस। हाँ, एक बात और कि आपके कोर्स में सिर्फ 2 रस हैं, हास्य रस और करुण रस, और दोनों आप तैयार कर लीजिए, दोनों में से चाहे जो आ जाए। यद्यपि ऐसे पूछा जाता है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप दोनों तैयार कर लीजिए, समझ लीजिए पेपर आउट है। 2 में से कोई तीसरा पूछा ही ना जाएगा, यही दोनों पूछे जाएंगे, हास्य या करुण रस। अब हम करुण पढ़ते हैं। करुण रस, इसकी परिभाषा है कि कविता में जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से वियोग के कारण शोक का भाव हो, शोक का भाव
उत्पन्न हो वहाँ करुण रस होता है। ये देख लीजिए, कविता में जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी रूप से वियोग के कारण शोक का भाव उत्पन्न हो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, किया न्याय तुमने जगदीश, जगदीश। ये बहुत अच्छा उदाहरण है और सबसे सरल भी है। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये बात उस समय की है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता अंधे थे और बूढ़े थे, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो जब वो अयोध्या के किनारे पहुँचे तो अयोध्या में, जो कि उस समय राजा दशरथ की राजधानी थी, उस समय राजा दशरथ का शासन था, तो वह नदी के किनारे अपने माता पिता को बिठाकर पानी भरने गए थे कि राजा दशरथ ने धोखे से उन पर बाण चला दिया और श्रवण कुमार की मौत हो गई। मरते समय श्रवण कुमार ने कहा था कि मेरे बूढ़े और अंधे माता पिता को पानी जरूर पिला देना। तो जब राजा दशरथ उन्हें पानी पिलाने गए और जब सारी बात सुनी तो श्रवण कुमार की माँ रो रो कर विलाप, भयंकर बड़ी करुणा के साथ विलाप कर रही है। कैसे? मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश। कैसे विलाप कर रही है श्रवण कुमार की माँ? जैसे भुजंग माने सांप, जिस तरह से किसी सांप की मणि खो जाए, वो अपना फन धरती पर बार बार पटकती है मारे दुख से, ठीक उसी प्रकार श्रवण कुमार की माँ अपना सिर पटक रही थी और कह रही थी कि हे ईश्वर, हे जगदीश, हे स्वामी, हे परमात्मा, आज आपने मुझे अंधी बना दिया, मेरे साथ कैसा न्याय किया है। बहुत करुणा यहाँ पर है, यहाँ शोक का भाव है, इसलिए करुण रस है। तो आपने देखा हास्य और करुण दो रस आपके पाठ्यक्रम में है, आपके कोर्स में है, दोनों आपने देख लिया। रस के बाद अब हम देखते हैं छंद। छंद, किसी भी कविता को छंद कहते हैं। कविता कोई भी हो, सामान्यतः किसी भी कविता को हम छंद कहते हैं। छंद के अनेक प्रकार हैं। छंद का मतलब ही कविता होती है। तो आइए देखते हैं हम छंद। छंद और छंद की परिभाषा क्या है कि यति, गति, लय, तुक आदि से युक्त रचना को छंद कहते हैं। ये हो गई छंद की परिभाषा। अब आपको जो पढ़ना है वो बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 छंद आपको पढ़ने हैं। वैसे छंद 2 तरह के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद, और तीसरा मुक्तक भी लोग आजकल कहने लगे हैं। तो आपको सिर्फ मात्रिक छंद पढ़ना है और उसमें 2 छंद पढ़ने हैं। नंबर 1 सोरठा, ये एक छंद है। सोरठा इसका नाम है, सोरठा। कहीं सोरठा को सोटा ना कह देना, इसका नाम सोरठा है, शुद्ध शुद्ध नाम कहना है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सोरठा की क्या परिभाषा है? परिभाषा,
यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब देख लीजिए इसकी परिभाषा देखिए कि यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब हम लिखते हैं उदाहरण। एक सोरठा का उदाहरण लिखते हैं। रहीमन मो ना सुहाय अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। देखिए सोरठा कैसे, रहीमन मो न सुहाय अमी पियावत मान बिन, जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो। इसका अर्थ क्या हुआ कि रहीम कहते हैं कि अमी माने अमृत, कोई मुझे अमृत भी पिलावे मान सम्मान के बगैर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बगैर मान सम्मान के कोई मुझे अमृत पिला दे तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरिबो भलो, और कोई प्यार के साथ बुला करके विष पिला दे तो विष पीकर मर जाना अच्छा है, लेकिन बगैर सम्मान के अमृत पीना भी अच्छा नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ। अब ये सोरठा कैसे है देखिए, आप परिभाषा देखिए कि इसमें 11 मात्राएं होती हैं। और अब देखिए रहीमन मो न सुहाय, यहाँ तक एक चरण हो गया, आपने कॉमा लगा दिया। अमी पियावत मान बिन, यहाँ आपने पूर्ण विराम लगाया है, दूसरा चरण। जो विष देत बुलाए, यहाँ पर तीसरा चरण, और प्रेम सहित मरिबो भलो चौथा चरण। 4 चरण हो गए। अब देखिए पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब आप जानते हैं कि जिस अक्षर पर हमें बोलने में कम समय लगता है उस पर 1 मात्रा, और जिस अक्षर पर बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है उस पर 2 मात्रा। तो देखिए रहीमन लघु 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 लघु, गुरु लघु लघु गुरु लघु। अब गिनिए 1 2 3 4 5 2 7 2 9 2 11, ये हो गई 11 मात्रा। 11 यहाँ देखिए लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु लघु, इसमें 13 आनी चाहिए। देखिए 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। जो 1 है वो 1 गिनी जाएगी, जो अंग्रेजी के एस की तरह बनी है वो 2 मात्रा गिनी जाएगी। नीचे देख लीजिए गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु, मात्रा गिनिए 4 3 7 2 9 2 11, यहाँ 11 हो गई, ठीक है। और गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु, 3 6 9 2 11 2 13, ये है 11 और 13। अब देखिए ये चरण नंबर 1 हो गया, ये चरण नंबर 2 हो गया, ये चरण नंबर 3 हो गया, और ये चरण नंबर 4 हो गया।
तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो गई, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। तो आपने सोरठा देख लिया, अब रोला देखते हैं। रोला छंद, आपके कोर्स में 2 छंद हैं, सोरठा और रोला। अब हम रोला देखते हैं। परिभाषा देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती, यति माने ठहराव, रुकना। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो रोला की परिभाषा क्या है कि इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। यह सममात्री छंद है, मतलब समान मात्रा हर चरण में होती है। उदाहरण देखिए, रोला में 4 चरण होते हैं। अब आप देखें कि 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो 4 चरण होते हैं। आपको 4 लाइन से नीचे कोई रोला मिलेगा नहीं। और आपकी पुस्तक में, आपकी गाइड में कठिन कठिन रोला के उदाहरण दिए गए होंगे। ये मैं आपके लिए, मैंने स्वयं इसको लिखा है, इन 4 लाइनों को आपके लिए, इसे जिससे आपको बेहतर तरीके से याद हो सके, क्योंकि रोला पूछा जरूर जाएगा, इतना मान के चलिए। देखिए, भारतवर्ष है एक धरती का पावन देश, कई धर्म और पंथ हैं, कई कई हैं वेश। नदी पर्वत झरने चरण में सिंधु पड़ा है, उत्तरी सीमा पर हिमालय तना खड़ा है। ये कविता है। अब इसमें प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। आप मात्रा लगाकर देख लीजिए। इस तरह हमने रस और छंद पढ़ लिया है। अब अलंकार एक बड़ा चैप्टर है, अलंकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, मात्राएं लगाना कैसे होता है, क्योंकि हो सकता है हमारे कई विद्यार्थी मात्राएं नहीं लगा पाते और वो सोच रहे होंगे कि ये टेढ़ा टेढ़ा अंग्रेजी के यस जैसा क्या बना रखा है। तो अंग्रेजी के एस जैसा जो ये बना है, ये एक मात्रा लगाने की एक विधि है। मैं आपको बताता हूँ कि मात्रा कैसे लगाई जाती है। देखिए, एक तो ये है एक डंडी, इसे हम कहते हैं लघु, और ये जो अंग्रेजी के एस जैसा है इसे हम कहते हैं गुरु। लघु गुरु। अब लघु का मान होता है 1, इसे 1 गिना जाता है और गुरु को 2 गिना जाता है। ये लघु और गुरु, ये बात समझ लीजिए। जिस अक्षर के ऊपर ये डंडा खींचा हो उस पर 1 मात्रा, और जिसके ऊपर ये एस जैसा बना हो टेढ़ा सा, उस पर 2 मात्रा, उसे लघु, पहले डंडे वाले को लघु और एस को गुरु कहते हैं। तो हम एस नहीं कहेंगे, लघु और गुरु कहेंगे। अब देखिए मात्रा कैसे लगाई जाती है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। कम, काम, सुख, सूखा, सिपाही, सीप, संध्या, पानी, चंदन। ये कुछ ऐसे शब्द हमने लिख लिया है। कार्य, कार्य, धर्म, कर्म और प्रेम और हृदय, ये ऋषि। कुछ प्रमुख हमने ऐसे शब्द लिख लिया। लहसुन, लहसुन, ये शब्द हमने लिख लिया। अब मात्रा चढ़ाइए। जिस अक्षर को बोलने में समय कम लगा उस पर 1, जिसको बोलने में समय ज़्यादा लगा उस पर 2, या जिस पर कोई मात्रा नहीं चढ़ी है उस पर 1, जिस पर कोई मात्रा चढ़ी है, बड़ा ऊ की जो मात्रा है उस पर 2, छोटा ऊ की मात्रा 1। जैसे कम, हमने जल्दी जल्दी बोल दिया कम, तो का पर 1 मात्रा हो गई, माँ पर 1 मात्रा हो गई। इस तरह कम पर 2 मात्राएं हो गई। अब आइए काम। अब देखिए आपने कम जल्दी जल्दी कह दिया था, अब काम, का पर आ का डंडा चढ़ा है तो इस पर टाइम लग गया, इस पर हो गया गुरु, और माँ खाली है तो लघु, काम, काम। अब आइए सुख। सु हमने जल्दी बोल दिया, ख, सुख पर 1 1, और हमने सूखा। अब देखिए सूखा कहने में बड़ा ऊ की मात्रा लगी, हमें समय लग गया, गुरु, गुरु। सिपाही, लघु, गुरु, गुरु। देखिए छोटी की मात्रा है तो लघु, बड़ी की मात्रा है तो गुरु,
का खाली है तो लघु और आ का डंडा है तो गुरु। सीप, सा पे लघु गुरु और पा पे लघु। और संध्या, अब देखिए सा पर आपको बोलने में समय लग गया, संध्या, तो सा के ऊपर गुरु। आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती, आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती। हाँ, आधे अक्षर का लोड जिस पे पड़ता है, जो आधा अक्षर जिस अक्षर के साथ बोलने में समय ले लेगा उस अक्षर पे गुरु हो जाएगा। तो सन, ये तो गुरु हो गया, ध्या या पर गुरु हो जाएगा। पानी देखिए, गुरु गुरु। अच्छा, यही अगर पानी के बदले हमने लिख दिया पन तो लघु लघु ऐसे हो जाएगा। और अगर हमने लिख दिया पान तो गुरु लघु हो जाएगा। और यहाँ भी आ का डंडा, यहाँ बड़ी की मात्रा, तो पानी हो गया। ठीक। अब देखिए चंदन, चा के ऊपर बिंदी है तो गुरु लघु लघु। अब देखिए लहसुन, लघु 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 लघु, छोटा ऊ की मात्रा इसलिए जल्दी बोलते हैं हम, सुन। और अगर सून कहते तो टाइम लग जाता। आइए कार्य, अब कार्य, कार्य पर कार्य, इस पर 3 मात्रा होगी। ये जो रा का लोड है ये का पे पड़ रहा है, 3। धर्म 3, कर्म 3। ये आइए प्रेम, समय लग गया प्रे पर और माँ पर कोई समय नहीं। हृदय लघु लघु लघु, ऋषि लघु लघु, ऐसे मात्रा लगाते हैं हम। जिस अक्षर को बोलने में कम समय लगा लघु, जिस अक्षर को बोलने में ज़्यादा समय लगा गुरु। और छोटा आ लघु, बड़ा आ गुरु, छोटी ई लघु, बड़ी ई गुरु, छोटा ऊ लघु, बड़ा ऊ गुरु। ये एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए। छोटा आ है लघु, बड़ा आ है गुरु, छोटी ई है लघु, बड़ी ई है गुरु, छोटा ऊ है लघु, बड़ा ऊ है गुरु। ठीक, तो ऐसे आपको मात्रा लगाना है। ऐसे आप लगातार मात्राओं का अभ्यास कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज यहीं तक, शेष अगले अंक में